हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका और आप सभी का स्वागत है कोर फार्मेसी में। तो हमने 150 एमसीक्यूज़ की जो सीरीज शुरू की थी, आज हम उसमें डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिक्स के 15 एमसीक्यूज़ और ये पार्ट 5th होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आप मेरे साथ साथ अपने क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं, मेरे साथ साथ पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, विच सर्फेक्टेंट इज कॉमनली यूज्ड इन ऑयल इन वाटर इमल्शन। कौन सा सर्फेक्टेंट जिसको बहुत ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है ऑयल इन वाटर इमल्शन में, स्पैन 80, ट्वीन 80, पैराफिन या फिर जिलेटिन। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। कौन सा सर्फेक्टेंट जो कि बहुत कॉमनली यूज किया जाता है ऑयल इन वाटर, कि ऑयल को वाटर में ऐड किया गया है ऐसे इमल्शन में, ताकि इमल्शन अलग अलग ना हो जाए, कि ऑयल फेज अलग ना हो जाए, वाटर फेज अलग ना हो जाए। तो इसका आंसर होगा ट्वीन 80। ट्वीन 80 बहुत कॉमनली यूज किया जाता है ऑयल इन वाटर इमल्शन को प्रिपेयर करने के लिए, और ये एक ऐसा सर्फेक्टेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसॉर्बेट 80 भी बोलते हैं। ऑयल इन वाटर इमल्शन को स्टेबल रखने के लिए यूज किया जाता है। हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट है। हाइड्रोफिलिक मतलब पॉलीसॉर्बेट 80 वाटर लविंग सर्फेक्टेंट है। और स्पैन 80, पैराफिन, जिलेटिन इसका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्पैन 80 क्या है, हमारा लिपोफिलिक है, वाटर लिविंग नहीं है। ये वाटर इन ऑयल इमल्शन में यूज किया जाता है। पैराफिन हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ऑयल फेज के लिए यूज किया जाता है। जिलेटिन हम इसीलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि प्रोटेक्टिव कोलॉइड है, प्राइमरी सर्फेक्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडियल पीएच ऑफ ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन इज, जो आंखों का जो आई ड्रॉप होती है, जो आंखों की दवाइयां होती हैं, उसका आइडियल पीएच क्या होना चाहिए। आंखें बहुत सेंसिटिव हैं तो उसका पीएच कितना होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। 2 to 3 होना चाहिए, 4 to 9 होना चाहिए, 7 to 14 होना चाहिए, या फिर कोई भी पीएच चलेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन के आइडियल पीएच का 4 to 9। स्लाइटली एसिडिक टू स्लाइटली बेसिक हमारा पीएच, आइडियल पीएच ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस का होता है। ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन क्या है, हमारे फिजियोलॉजिकल कंपैटिबल विद टीयर फ्लूइड है। क्योंकि ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन क्या है, एक ऐसी सॉल्यूशन हम तैयार कर रहे हैं, फॉर्मुलेशन एक ऐसी तैयार कर रहे हैं जो कि हमारी आंखों के फ्लूइड के साथ कंपैटिबल होगा। कंपैटिबल कहने का मतलब है कि वो उसके लिए सूट करेगा। और ये जो हमारा 4 to 9 पीएच है, ये इरिटेशन अवॉइड करता है, और इसकी पीएच रेंज होती है 4 to 9, और ये नॉर्मली सेफ होता है। 2 to 3 क्या है, बहुत स्लाइटली हाईली एसिडिक है और ये इरिटेशन कॉज कर सकती है। 7 to 14 नहीं होगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा एल्कलाइन की तरफ मूव हो गया है, ये भी इरिटेशन कॉज कर सकता है। और कोई भी पीएच रख लिया जाए ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर पीएच नहीं पता होगा तो वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है हमारी आंखों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोनाइजेशन ऑफ ड्रग्स इज डन टू, जो माइक्रोनाइजेशन है किसी भी ड्रग का, वो पूरा किया जाता है किस चीज के लिए, रिड्यूस पार्टिकल साइज के लिए, जो कि इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को, या फिर इंक्रीज पार्टिकल साइज, या फिर मास्क करता है बिटर टेस्ट को, और लास्ट ऑप्शन है चेंज कलर के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा रिड्यूस पार्टिकल साइज। माइक्रोआयनाइजेशन, माइक्रोनाइजेशन, ठीक है, तो माइक्रो मतलब छोटा कर दिया है, और ये किसी भी ड्रग की माइक्रोनाइजेशन का मतलब है कि ड्रग की पार्टिकल साइज को बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया है ताकि उसके सरफेस एरिया को बढ़ाया जा सके। तो माइक्रोनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी ड्रग के पार्टिकल के साइज को हम बहुत छोटा करते हैं, माइक्रो की रेंज का बना देते हैं, और ये जब माइक्रोनाइजेशन हो रहा है तो सरफेस एरिया किसी भी ड्रग का बढ़ जा रहा है। और इसके बदले क्या होता है, इसके बदले कि माइक्रोआयनाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिसोल्यूशन रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। जो ड्रग पुअरली सॉल्युबल है, जो ड्रग सॉल्युबल नहीं हो पाती हैं इजीली, वो ड्रग का डिसोल्यूशन रेट बढ़ा देती है माइक्रोनाइजेशन। और ये BCS जो क्लास सेकंड ड्रग्स है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये
बायो अवेलेबिलिटी को भी बढ़ा देता है। ड्रग का जो सर्कुलेशन में पहुंचने का रेट है वो भी ये बढ़ा देता है। इंक्रीज पार्टिकल साइज क्यों नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि सरफेस एरिया रिड्यूस हो रहा है, इसका अपोजिट इफेक्ट होगा। मास्क बिटर टेस्ट क्या है, ये नहीं होगा क्योंकि ये तो फ्लेवरिंग के लिए है कि जो कड़वी दवाइयां उसको कवर करने के लिए, ताकि इजीली उसको एडमिनिस्टर किया जा सके। कलर चेंज के लिए नहीं है। पार्टिकल साइज रिडक्शन और कलर के इफेक्ट से कोई इसका लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रो एनकैप्सुलेशन कोसर्वेशन फेज सेपरेशन अकर्स मेनली ड्यू टू। जो माइक्रो एनकैप्सुलेशन है और कोसर्वेशन फेज है, जो कॉन्सर्वेशन फेज सेपरेशन है, ये होती है क्यों? सॉल्वेंट इवेपोरेशन के लिए, फ्रीज ड्राइंग के लिए, स्प्रे ड्राइंग के लिए, या फिर पीएच और टेम्परेचर को चेंज करने के लिए। तो माइक्रो एनकैप्सुलेशन में कोएसर्वेशन फेज सेपरेशन मेनली होती है टेम्परेचर या फिर पीएच चेंज करने के लिए। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब सबसे पहले जानते हैं कि कोएसर्वेशन फेज होती क्या है। तो कोएसर्वेशन फेज सेपरेशन एक प्रोसेस है जो कि यूज किया जाता है माइक्रो एनकैप्सुलेशन के लिए, जहां पर जो पॉलीमर हैं वो सेपरेट हो जाते हैं सॉल्यूशन से। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, तो यहाँ इससे पॉलीमर क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं कोर मटेरियल पे। जो भी ड्रग है उसके कोर मटेरियल पे जाके ये आके बाइंड हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और उसको एक्टिव कर देते हैं। और ये जो सेपरेशन है ये ज़्यादातर इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि कोई भी ड्रग के पीएच को चेंज कर सके, टेम्परेचर को चेंज कर सके, ताकि ये रिड्यूस कर सके पॉलीमर की सॉल्युबिलिटी को। और यही चीज़ क्या होती है, फेज सेपरेशन के लिए यूज की जाती है और एक कोट को तैयार करती है। ये होता है कोएसर्वेशन फेज। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि इन माइक्रो एनकैप्सुलेशन कोएसर्वेशन फेज सेपरेशन अकर्स मेनली ड्यू टू चेंज इन पीएच और टेम्परेचर। सॉल्वेंट इवेपोरेशन इसका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूज किया जाता है अदर टेक्निक्स में, जैसे कि सॉल्वेंट की इवेपोरेशन माइक्रो एनकैप्सुलेशन में। फिर फ्रीज ड्राइंग क्यों नहीं हो गया? क्योंकि लायोफिलिजाइजेशन में यूज किया जाता है। स्प्रे ड्राइंग इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि एक अदर मेथड है माइक्रो एनकैप्सुलेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट स्टरलाइजेशन फॉर हीट सेंसिटिव ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन इज। बेस्ट स्टरलाइजेशन हीट सेंसिटिविटी ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन क्या है? कि जो ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन हीट सेंसिटिव हैं उनका बेस्ट स्टरलाइजेशन किस तरीके से किया जाएगा? ऑटोक्लेव करके किया जाएगा, ड्राई हीट किया जाएगा, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन किया जाएगा 0.2 माइक्रोमीटर से, या फिर रेडिएशन के थ्रू। तो बेस्ट स्टरलाइजेशन होगा मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। और मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन है उसकी जो डायमीटर है, उसको जो साइज की हम बात करें वो होगा 0.22 माइक्रोमीटर। तो ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा स्टेराइल किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी आंखों में डायरेक्ट डाले जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। और जो भी ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन हीट सेंसिटिव होगा, जो कि हीट से खराब हो सकती हैं, ऐसी जो सॉल्यूशंस होंगी उनको फिल्ट्रेशन किया जाएगा 0.2 माइक्रोमीटर फिल्टर मेम्ब्रेन से। बेस्ट मेथड है स्टेलाइजेशन का, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टेलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बैक्टीरिया को रिमूव करेगा बिना ड्रग को अफेक्ट किए हुए। ऑटोक्लेविंग हम नहीं करेंगे। क्यों? ये भी अच्छे से काम करता है लेकिन जो हीट सेंसिटिव ड्रग्स हैं उनके लिए यूजफुल नहीं है। ड्राई हीट हम नहीं करेंगे क्योंकि ड्राई हीट किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? ग्लास वेयर्स के लिए। मान लीजिए आप लैब में कोई ग्लास वेयर्स यूज़ करें, कोनिकल फ्लास्क है, बीकर है, उनके लिए यूज़ किया जाता है। ऑयल्स के लिए, पाउडर्स के लिए, एक्वस सॉल्यूशन के लिए नहीं। रेडिएशन हम यूज़ नहीं करेंगे, पॉसिबल है बट प्रिफर नहीं किया जाता है ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा, एक तो हाई कॉस्ट होगी, दूसरी बार ड्रग के डिग्रेडेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCS क्लास सेकेंड ड्रग्स आर। जो BCS क्लास सेकेंड ड्रग्स है वो क्या है? मैंने अभी बताया है। तो हाई सॉल्युबिलिटी, हाई परमेबिलिटी होगा, लो सॉल्युबिलिटी,
हाई परमेबिलिटी होगा, हाई सॉल्युबिलिटी, लो परमेबिलिटी होगा, या फिर लो सॉल्युबिलिटी लो परमेबिलिटी। तो BCS क्लास सेकंड ड्रग्स लो सॉल्युबिलिटी और हाई परमेबिलिटी होती हैं कि वो बॉडी के अंदर जा रही हैं। जो BCS क्लास सेकंड की ड्रग है वो बॉडी के अंदर सॉल्युबल तो इतनी ज़्यादा नहीं हो रही हैं, लेकिन उनका जो परमेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है? BCS क्लास सेकंड में। तो अकॉर्डिंग टू बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम, BCS की कहीं अगर फुल फॉर्म आए तो बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है, जिसमें जो लो सॉल्युबिलिटी ड्रग्स हैं और हाई परमेबल ड्रग्स हैं ये क्लास सेकंड में आती है। क्लास फर्स्ट, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ इसका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लास फर्स्ट में कौन सी ड्रग्स आती हैं? जो कि हाईली सॉल्युबल होगी और हाईली परमेबल होगी। क्लास थर्ड नहीं आएगी क्योंकि हाई सॉल्युबिलिटी होगी लेकिन लो परमेबिलिटी होगी। क्लास फोर ही इसका आंसर नहीं है क्योंकि लो सॉल्युबिलिटी और लो परमेबिलिटी है। और क्लास सेकंड के अंदर ही एक ऐसी कैटेगरी है जो कि लो सॉल्युबिलिटी और हाई परमेबिलिटी है। जितनी भी BCS क्लास सेकंड ड्रग्स हैं वो परमेबल हैं बट पुअरली सॉल्युबल हैं बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक कंट्रोल रिलीज सिस्टम इज कॉल्ड। जो ऑस्मोटिक कंट्रोल रिलीज सिस्टम है उनको क्या बोला जाता है? रिजर्वेयर, मैट्रिक्स, OROS या फिर म्यूको एडहेसिव। तो ऑस्मोटिक कंट्रोल रिलीज सिस्टम को बोला जाता है OROS। OROS क्या? हमारी ऑस्मोटिक कंट्रोल रिलीज सिस्टम, जो कि यूज किया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर से ड्रग को डिलीवर करने के लिए कंट्रोल रेट, एट अ कंट्रोल रेट के लिए। बहुत ज़्यादा मोस्ट वेल नोन डिज़ाइन अगर हम बात करें OCRS की, तो ऑस्मोटिक कंट्रोल रिलीज ओरल डिलीवरी सिस्टम, जिसको डेवलप किया गया था एल्जा कॉरपोरेशन ने। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो हमारी ड्रग्स हैं OROS, ये जितनी भी ड्रग्स हैं इनको डिजाइन किया था किसने? किसके थ्रू? बाय एल्जा कॉरपोरेशन ने। ठीक है। और ये मोस्टली ऑस्मोटिक कंट्रोल रिलीज ओरल डिलीवरी सिस्टम है, जो कि अपने अंदर क्या रखती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखती है। एक ड्रग कोर होता है, जैसे हमारी धरती में कोर है, ऐसी ड्रग का एक कोर होता है जिसमें कि ऑस्मोटिक एजेंट होता है। इसके अंदर हमारा ऑस्मोटिक एजेंट होता है। एक लेजर ड्रिल्ड ऑरिफिस होता है। लेजर ऑरिफिस ड्रिल कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक ऑरिफिस होगा, छेद होगा, जिससे कि लेजर के थ्रू इस ड्रग को क्या किया जाएगा? एडमिनिस्टर किया जाएगा थ्रू ऑस्मोटिक प्रेशर। और देन ये कंट्रोल ड्रग रिलीज सिस्टम में इंक्लूड होती है। रिजर्वेयर इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ड्रग जो है वो सराउंड होती है। ड्रग जो है वो पॉलीमर के चारों ओर, पॉलीमर मेम्ब्रेन के चारों ओर सराउंडेड रहती है और ये डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर से नहीं। मैट्रिक्स इसका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ड्रग है वो डिस्पर्स्ड होती है पॉलीमर मैट्रिक्स में और रिलीज होती है डिफ्यूजन या इरोजन से। म्यूको एडहेसिव इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि जो सिस्टम है उसको डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि वो म्यूकोसल सरफेस पर चिपक जाती है और ये सिस्टमिक इफेक्ट या लोकल इफेक्ट देने के लिए रेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शंस इज बेस्ट प्रिडिक्टेड बाय मेजरिंग। जो स्टेबिलिटी है, इमल्शन की स्टेबिलिटी है कि इमल्शन में ऑयल फेज अलग नहीं हो रही है और वाटर फेज अलग नहीं हो रही है। तो ये जो इमल्शन की स्टेबिलिटी है इसको अच्छे से प्रिडिक्ट किया जाता है किसके द्वारा? मेजर करने से, एंगल ऑफ रिपोज से, जेटा पोटेंशियल से थोड़ी सी फिजिक्स लगाओ तो आंसर आ जाएगा, विस्कोसिटी से, या फिर सेडिमेंटेशन वॉल्यूम से। तो स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन इज बेस्ट प्रिडिक्टेड बाय मेजरिंग ऑफ जेटा पोटेंशियल। क्यों है जेटा पोटेंशियल? तो देखते हैं। पहली बात तो इमल्शन स्टेबिलिटी की बात की जाए तो इसको डेवलप किया जाता है ताकि जो हमारा इमल्शन है उसमें किसी भी तरीके का डिस्पर्स्ड ना हो जाए। डिस्पर्स क्या ना हो जाए? ड्रॉपलेट्स का डिस्पर्शन ना हो जाए, कोएल्सेंस ना हो जाए, फ्लॉकुलेशन ना हो जाए। तो इमल्शन की स्टेबिलिटी को हम इन्हीं 2-3 पैरामीटर से देखते हैं कि भाई मान लो कोई भी आपके पास कोई भी इमल्शन है तो उसमें ऑयल फेज और वाटर फेज अलग अलग ना हो जाए,
यही तो हम देखेंगे। कोई भी क्रीम को, कोई भी लोशन को, कोई भी इमल्शन को, जो हमारे पास इमल्शंस होते हैं, उसको आप कैसे समझेंगे कि खराब है? क्योंकि भाई जब मान लो ऑयल अलग हो गया, वाटर अलग हो गया, तभी समझ में आता है कि हाँ ये इमल्शन खराब है। तो ये कैसे मेजर करेंगे? जेटा पोटेंशियल से। और जेटा पोटेंशियल मेजर कैसे करते हैं? जेटा पोटेंशियल मेजर्स, ये मेजर करता है जेटा पोटेंशियल क्या? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट द shear प्लेन ऑफ डिस्पर्स्ड ड्रॉपलेट्स। जो इमल्शन के अंदर जो ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स हो गई हैं, तो जेटा पोटेंशियल से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है, एक shear प्लेन होता है, एक प्रेशर दिया जाता है डिस्पर्स्ड ड्रॉपलेट, जो कि ड्रॉपलेट्स को डिस्पर्स कर देती है। ठीक है, तो जेटा पोटेंशियल से जो इमल्शन है उसमें जो ड्रॉपलेट्स हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, लेकिन क्या वो अलग ही रह रही हैं या फिर दोबारा से इमल्शन के फॉर्म में मिक्स हो जा रही हैं? ये हम मेजर करते हैं जेटा पोटेंशियल से। जितना ज़्यादा जेटा पोटेंशियल होगा, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा ड्रॉपलेट्स के बीच में, और इस इमल्शन क्या होगा? स्टेबल होगा। जितना जेटा पोटेंशियल कम होगा, उतना ही वीक रिपल्शन होगा। वीक रिपल्शन मतलब वो अलग अलग नहीं होंगे, जो ड्रॉपलेट्स हैं वो इकट्ठा हो जाएंगे और इमल्शन खराब हो जाएगा। एंगल ऑफ रिपोज हम नहीं करते हैं, क्योंकि याद करो मैंने बताया था कि पाउडर की प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है, इमल्शन की नहीं। विस्कोसिटी, सेम विस्कोसिटी में हम क्या देख रहे हैं? पोरेबिलिटी देख रहे हैं। जो लिक्विड है उसकी पोरेबिलिटी देख रहे हैं, कितना पोर हो रहा है इजीली। सेडिमेंटेशन देखते हैं, लेकिन इसमें ऐसा स्टेबिलिटी नहीं देख रहे हैं। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम हम सस्पेंशन के लिए यूज करते हैं, इमल्शन के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लायोफिलाइजेशन इज मेनली यूज्ड फॉर। जो लायोफिलाइजेशन है उसको स्पेशली यूज किया जाता है हीट स्टेबल पाउडर्स के लिए, हीट सेंसिटिव बायोलॉजिकल्स के लिए, ऑयली सॉल्यूशंस के लिए, या फिर सस्पेंशंस के लिए। तो लायोफिलाइजेशन इज मेनली यूज्ड फॉर हीट सेंसिटिव बायोलॉजिकल्स। जो भी ड्रग्स, जो भी बायोलॉजिकल हीट सेंसिटिव हैं, जो हीट से खराब हो सकते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है लायोफिलाइजेशन। और लायोफिलाइजेशन क्या है? फ्रीज ड्राइंग है। फ्रीज ड्राइंग एक डिहाइड्रेशन प्रोसेस है जिसको यूज किया जाता है सबसे कम टेम्परेचर और सबसे कम प्रेशर के लिए, ताकि जो वाटर है उस बायोलॉजिकल्स में से रिमूव किया जा सके। और स्पेशली यूज किया जाता है जो हीट लेबाइल है, जो हीट सेंसिटिव ड्रग्स हैं, जो हीट सेंसिटिव बायोलॉजिकल्स हैं, जैसे कि वैक्सीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, एंटीबायोटिक्स है जैसे कि पेनिसिलिन है। इन सब को फ्रीज ड्राइंग किया जाता है ताकि ये जैसे ही हीट के कांटेक्ट में आए, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, हैंडलिंग के टाइम पे ये खराब ना हो जाएं, इसीलिए इनको फ्रीज ड्राइंग किया जाता है। इसीलिए बहुत बार बोला जाता है कि इतने टेम्परेचर पे दवाइयाँ रखनी चाहिए। और ये क्या करता है? स्टेबिलिटी को, शेल्फ लाइफ को, और जो ड्रग्स हैं उनकी स्टोरेज को हीट नुकसान न कर जाए, इसलिए उनको स्टेबल शेल्फ लाइफ स्टोरेज उनकी बनाए रखता है। हीट स्टेबल पाउडर से इसका आंसर नहीं है, क्योंकि जो हीट स्टेबल पाउडर्स हैं वो ऐसी ड्रग्स हैं, ऐसे पाउडर्स हैं जो कि हीट के लिए स्टेबल हैं, हीट में जाएंगे तो उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला। ऑयली सॉल्यूशंस के लिए फ्रीज ड्राइंग की सच कोई नीड नहीं है। सस्पेंशन के लिए कभी कभार हमारे लायोफिलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ज़्यादातर एप्लीकेशन है वो हीट सेंसिटिव बायोलॉजिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक वैक्सीन, एंजाइम, हॉर्मोन्स, एंटीबायोटिक्स। Which tablet, next question है, which tablet defect is due to air entrapment during compression? Which tablet defect? टैबलेट में एक डिफेक्ट है, ठीक है, जो हम टैबलेट खा रहे हैं। विच टैबलेट डिफेक्ट, कौन सा है जो टैबलेट के अंदर डिफेक्ट होता है? किसकी वजह से? क्योंकि जिस टाइम कंप्रेशन हो रहा है उसके अंदर क्या आ गई है? एयर एंट्रैपमेंट होगा। ठीक है, मान लो कोई टैबलेट बन रही है तो टैबलेट के अंदर क्या हुआ भाई? कंप्रेशन होता है ना, प्रेशर लगता है तो टैबलेट की फॉर्म बनती है, लेकिन उसके बीच में क्या आ गया है? एयर एंट्रैपमेंट आ गई है। तो टैबलेट की डिफेक्ट, कौन सी टैबलेट डिफेक्ट होगी जिसकी वजह से हम ये पता लगाएंगे कि कंप्रेशन के दौरान उसमें एयर का एंट्रेंस हो गया है? क्या उसे पिकिंग कहेंगे, क्या उसे कैपिंग कहेंगे, लेमिनेशन की वजह से, या फिर मॉटलिंग की वजह से? तो कौन सा टैबलेट डिफेक्ट है? आंसर हो जाएगा कैपिंग। कैपिंग क्या होगा? कैप भाई मान लो अगर ये टैबलेट बन गई और इसके अंदर एयर का एंट्रैपमेंट आ गया, तो एयर इसके अंदर आ चुकी है, जिसकी वजह से क्या होगा? हो सकता है इसका एक कोना झड़ जाए, हो सकता है उसकी ऊपर की जो स्किन है, उसकी जो ऊपर की जो लेयर है, जो कोटिंग है, जो कैप है, वो रिमूव हो जाए,
तो उसी से पता लगता है कि कंप्रेशन के दौरान टैबलेट में डिफेक्ट आ गया है और शायद उसके अंदर क्या आ गई है, एयर एंट्रैपमेंट आ गई है। तो कैपिंग क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं कैपिंग क्या है। पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन है टॉप बॉटम पार्ट्स का टैबलेट का फ्रॉम मेन बॉडी पार्ट्स। ये बॉडी है, इसके ऊपर कैप चढ़ा दी है, दैट इज कैपिंग। ठीक है, तो ये पार्शियल भी हो सकती है और पूरा कंप्लीट भी हो सकता है, जो कि टैबलेट को कैपिंग से अलग करती है। और कंप्रेशन के दौरान ये क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक, कॉज क्या है, कैपिंग क्यों हो रही है, क्योंकि क्या हुआ है, एयर आ चुकी है किसमें, जो ग्रेन्यूल्स हैं, ग्रेन्यूल्स के बीच में एयर आ चुकी है और कंप्रेशन के दौरान वो एयर वहां पर फंस गई है, जिसकी वजह से अब क्या होगा, कैपिंग रिमूव हो सकती है। पिकिंग इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि मटेरियल जो है वो स्टिक हो जाता है पंचिंग फेज में। लैमिनेशन इसका आंसर नहीं है क्योंकि जो टैबलेट्स हैं वो स्प्लिट हो जाती है 2 लेयर्स में, एयर एंट्रैपमेंट की वजह से, ये इम्प्रॉपर बाइंडिंग की वजह से हो रहा है। ठीक है, कैपिंग की वजह से नहीं हो रहा है। मॉटलिंग इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि मॉटलिंग का मतलब होता है अनइवन कलर का डिस्ट्रीब्यूशन, की कोई टैबलेट है उसमें आप मान लो पिंक कलर की टैबलेट है, यहाँ पे तो डार्क पिंक हो गया है, यहाँ पे वाइट वाइट रह गया है, यहाँ पे बहुत लाइट पिंक हो गया है, तो क्या हो रहा है, मॉटलिंग में कलर का डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सिपिएंट एक्ट्स एज अ सुपर डिसइंटीग्रेंट। कौन सा इनमें से कौन सा ऐसा एक्सिपिएंट है जिसको हम कहेंगे सुपर डिसइंटीग्रेंट। सुपर डिसइंटीग्रेंट मतलब कि डिसइंटीग्रेशन टाइम, डिसइंटीग्रेशन के लिए वो सुपर एकदम बेस्ट है। टॉल्क है, पीवीपी है, मैग्नीशियम स्टीरेट है, या फिर सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट है। आंसर हो जाएगा सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। तो सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट को ऐड किया जाता है एज अ सुपर डिसइंटीग्रेंट इन द टैबलेट। तो सुपर डिसइंटीग्रेंट होते क्या हैं, ये एक ऐसे एक्सिपिएंट्स है जिनको टैबलेट्स में, कैप्सूल्स में यूज किया जाता है, ऐड किया जाता है, ताकि ये जल्दी से जल्दी बॉडी के अंदर जाने के बाद जल्दी से जल्दी टूट जाए। भाई मान लो आपने दवाई खाई और ये ऐसी की ऐसी हमारे बॉडी के अंदर रह जाए तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, तो इसको क्या होना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, ताकि अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स को और डिसोल्यूशन में कन्वर्ट कर सके, एक्शन दे सके। तो सुपर डिसइंटीग्रेंट्स का काम ही है कि टैबलेट या कैप्सूल को जल्दी से जल्दी तोड़ने का काम करे जब हमने खा चुके हैं, और ताकि ये जल्दी से जल्दी अपना एक्शन प्रोड्यूस कर सके। जैसे कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीविनाइल पायरोलिडोन, ठीक है, जैसे कि सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। अब यहां पर आंसर किसका था, ऑप्शन क्या था, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। तो सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट क्या करेंगे, ये एकदम से फूल जाएंगे जैसे ही हमारी बॉडी में जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, वाटर है, तो वाटर में जाने के बाद ये सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे और जल्दी से जल्दी टूटने शुरू हो जाएगा। टॉल्क इसका आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि एक ग्लीडेंट है, एक ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है टॉल्क, ये इंप्रूव करता है पाउडर के फ्लो को। मैग्नीशियम स्टीरेट इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये भी ल्यूब्रिकेंट है, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, घर्षण को। पीवीपी पॉलीविनाइल पायरोलिडोन, देखो यहां पर भी आपने देखा होगा कि मैम ने तो यहां पर आंसर ये बताया कि पॉलीविनाइल पायरोलिडोन इसका आंसर होगा, सुपर डिसइंटीग्रेंट नहीं। यहां पर आगे क्या लिखा है, क्रॉस लिंक्ड, तो यहां पर क्रॉस लिंक्ड पीवीपी हमारा सुपर डिसइंटीग्रेंट होगा, पीवीपी खाली नहीं होगा। तो क्यों, क्योंकि जो पीवीपी है वो किसकी तरह यूज किया जाएगा, एज अ बाइंडर क्रॉस पोविडोन में, ठीक है, लेकिन एज अ सुपर डिसइंटीग्रेंट हम इसको यूज नहीं करेंगे। अगर पीवीपी की ही बात कर रहे हैं तो खाली इसको यूज नहीं करेंगे, क्रॉस लिंक्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एज अ सुपर डिसइंटीग्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिसाइजर इन फिल्म कोटिंग इंक्रीजेस। जो प्लास्टिसाइजर्स है, फिल्म कोटिंग हो रही है ना, टैबलेट के ऊपर फिल्म चढ़ाई जा रही है, तो प्लास्टिसाइजर्स क्या करते हैं, वो बढ़ाते हैं क्या, स्ट्रेंथ, डिसइंटीग्रेशन, फ्लेक्सिबिलिटी या फिर हार्डनेस। तो प्लास्टिसाइजर्स इन फिल्म कोटिंग इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी, की फ्लेक्सिबिलिटी, ड्रग जो है टैबलेट के ऊपर प्लास्टिसाइजर्स को इसीलिए ऐड किया जा रहा है ताकि वो फ्लेक्सिबल रहे। एक फिल्म कोटिंग फॉर्मुलेशन इसीलिए तैयार की जाती है
ताकि किसी भी तरीके से अगर उसको ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ले आया जा रहा है, ठीक है, उसको हैंडलिंग किया जा रहा है, तो उसके ऊपर एक ऐसी कोटिंग है जिससे ड्रग को नुकसान नहीं होगा। ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है उसको इतना कम कर देती है जिसकी वजह से पॉलीमर की जो चेन है वो टूट नहीं पाती है। तो पॉलीमर की चेन क्या हो जाती है, उसकी जो मोबिलिटी है वो बढ़ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ड्रग इलास्टिक हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है कोटिंग के दौरान, स्टोरेज के दौरान, हैंडलिंग के दौरान, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। स्ट्रेंथ इसका आंसर नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करती है टेंसाइल स्ट्रेंथ स्लाइड थोड़ी सी, ठीक है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ड्रग की उसको कम करती है। डिसइंटीग्रेशन इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती है प्लास्टिसाइजर्स को। हार्डनेस इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिसाइजर्स तो हार्डनेस को कम करती है, वो तो फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कैप्सूल्स आर यूज्ड फॉर हाइग्रोस्कोपिक ड्रग? कौन सा टाइप का जो कैप्सूल है जिसको यूज किया जाता है हाइग्रोस्कोपिक ड्रग में? हार्ड जिलेटिन, सॉफ्ट जिलेटिन, HPMC या फिर इनमें से कोई भी नहीं, और आंसर हो जाएगा HPMC, जिसकी फुल फॉर्म है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज। और हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज क्या है? हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स हैं जो कि कैप्सूल में यूज की जाती हैं। अब हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स क्या हैं? ऐसी ड्रग्स हैं जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। मान लीजिए हमारी इन्वायरमेंट में कोई मॉइस्चर है, ठीक है, तो इन ड्रग्स को अगर हम हवा के कांटेक्ट में रख देंगे तो ये इतनी ज़्यादा नुकसान नहीं होंगी। तो हाइग्रोस्कोपिक ड्रग एब्जॉर्ब करती है मॉइस्चर्स को, और ये मॉइस्चर में भी क्या होती हैं? ठीक रहती हैं हार्ड और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो जिलेटिन है वो मॉइस्चर सेंसिटिव है। आपने देखा होगा जो मॉइस्चर होता है वो जिलेटिन को सॉफ्ट कर देता है, लेकिन वो ब्रेक नहीं होता है। तो हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स क्या हैं? यही हैं, जैसे कि जिलेटिन कैप्सूल्स हैं, चाहे वो हार्ड जिलेटिन हो चाहे वो सॉफ्ट जिलेटिन हो। और कितना लगभग ये अपने अंदर वाटर रखती हैं, कितना मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकती हैं? 12 to 16%। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? HPMC, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज। और ये ऐसे वेजिटेरियन कैप्सूल्स हैं जो कि बहुत कम मॉइस्चर कंटेंट अपने अंदर रखते हैं, 3 to 6%, और उनको एक आइडियल हाइग्रोस्कोपिक ड्रग बनाते हैं फॉर द मॉइस्चर सेंसिटिव APIs के लिए। हार्ड जिलेटिन इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये सुटेबल नहीं होते हैं हायर वाटर कंटेंट के लिए, ये एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर्स, इसके लिए ये बने ही नहीं है। सॉफ्ट जिलेटिन यूज नहीं किया जाता है, क्यों? क्योंकि अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, प्लास्टिसाइजर्स और वाटर कंटेंट इसमें ऐड किया जाता है, और कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि HPMC यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कोटिंग गिव्स एंटेरिक प्रोटेक्शन? कौन सी कोटिंग है जो कि एंटेरिक प्रोटेक्शन प्रोड्यूस करती है? आपने सुना होगा ना, एंटेरिक कोटेड ड्रग्स जो कि इंटेस्टाइन में जाके अपना एक्शन प्रोड्यूस कर रही है, इंटेस्टाइन में जाके अपना डिग्रेडेशन स्टार्ट करती हैं, डिसोल्यूशन स्टार्ट करती हैं, उनका HCl से डिग्रेडेशन नहीं होता है, तो क्या कोट करेंगे? HPMC, शिलैक, शुगर या फिर PEG? और आंसर हो जाएगा शिलैक। तो शिलैक आपने सुना होगा, शिलैक। तो शिलैक एक ऐसी कोटिंग है जिसको एंटेरिक कोटेड ड्रग्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्यों? ताकि जैसे ये ड्रग्स हमारे पेट में जाए, स्टमक में जाए, तो इसका स्टमक एसिड से इसका कोई असर ना हो, एसिड इसका कुछ ना बिगाड़ पाए। क्यों? क्योंकि बना ही इसको किस तरीके से जाता है? एल्केलाइन, ठीक है, एल्केलाइन बनाया जाता है। और शिलैक क्या हेल्प करता है? शिलैक एक क्लासिक एंटेरिक कोटेड मटेरियल है जो कि इसको एसिडिक pH में भी स्टेबल बनाए रखने के लिए हेल्पफुल है। और ये डिसॉल्व होता है कहाँ पर? इंटेस्टाइनल pH पे, क्योंकि इंटेस्टाइनल pH हमारा क्या है? एल्केलाइन है। तो एंटेरिक कोटेड ड्रग्स में एल्केलाइन ड्रग्स यूज की जाती है जिनको शिलैक से कोट किया जाता है। HPMC इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसको फिल्म फॉर्मर की तरह यूज किया जाता है। शुगर कोटिंग टेस्ट मेकर है, जो बिटर टेस्ट की ड्रग्स है उनको कोट करने के लिए यूज किया जाता है। PEG, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ये प्लास्टिसाइजर्स है, एक एंटेरिक कोटेड मटेरियल नहीं है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है,
ड्राई हीट स्टरलाइजेशन डिस्ट्रॉयज माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय, जो ड्राई हीट है, जो ड्राई हीट से स्टरलाइजेशन होता है वो किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करती हैं? प्रोटीन को डीनेचुरेशन करती हैं, ऑक्सीडेशन से, मेम्ब्रेन लाइसिस से, या फिर एंजाइम इनहिबिशन से। तो इनमें से कौन सा मैकेनिज्म है जिससे ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होता है और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिस्ट्रॉय हो रहा है? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेशन। देखो, जिस टाइम हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन करते हैं, ठीक है, उस टाइम क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब है जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पर प्रेजेंट हैं ड्रग्स में, उन ड्रग्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, उन ड्रग्स के बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ऑक्सीडेशन होता है। जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगा उतने ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय होंगे। प्रोटीन डीनेचुरेशन नहीं करेंगे, ना ही मेम्ब्रेन को लाइसिस करेंगे, और ना ही ये एंजाइम इनहिबिशन करेंगे। ये क्या करते हैं? जैसे कि हॉट एयर अवन में, फ्लेमिंग में, इंसिनरेशन में, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाएंगे। कौन सी कंडीशन में? 160 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो 160 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रहता है, 2 घंटे तक, 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक 1 घंटे तक। अगर 2 घंटे आप स्टरलाइज कर रहे हैं तो 160 डिग्री होना चाहिए, और अगर आप 1 घंटे स्टरलाइज कर रहे हैं तो 170 डिग्री होना चाहिए। किसमें? हॉट एयर अवन में। तो हॉट एयर अवन में क्या हो रहा है? ड्राई हीट स्टरलाइजेशन हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो रहे हैं उस ड्रग में से। प्रोटीन डीनेचुरेशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैकेनिज्म है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का, ये ऑटोक्लेविंग का है। ऑटोक्लेव सुना होगा, हर लैब में नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं ऑटोक्लेव। मेम्ब्रेन लाइसिस नहीं होगा इसका आंसर, क्यों? क्योंकि सर्फेक्टेंट्स और मॉइस्ट हीट के लिए एप्लीकेबल है, ड्राई हीट के लिए नहीं है। और एंजाइम इनहिबिशन इसका एक सेकेंडरी इफेक्ट है, प्राइमरी इफेक्ट या प्राइमरी मैकेनिज्म नहीं है। तो यहाँ पर हमारे जो 15 क्वेश्चन है ये कंप्लीट होते हैं। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारा पेज फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टा पर है, आप उसको भी ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।